हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या पढ़ेंगे? प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन के इफेक्ट को कहते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिज्म। अब बात आता है कि सर प्लियोट्रॉपिक जीन का क्या इफेक्ट है या प्लियोट्रॉपिक जीन क्या होता है। वैसे जीन या वैसे एलिलिक जीन, हम क्या पढ़ रहे हैं? एलिलिक जीन इंटरैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? एलिलिक जीन इंटरैक्शन। वैसे एलिलिक जीन, क्या वैसे एलिलिक जीन जो मोर देन वन टाइप ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। क्या? जो मोर देन वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को, ट्रेट को कंट्रोल करते हैं, वैसे जीन को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। और प्लियोट्रॉपिक जीन के इस इफेक्ट को कहते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिज्म। क्या होता है भाई प्लियोट्रॉपिक जीन? जब एक एलिलिक जीन या एक एलिलिक जीन पेयर, आपको पता है कि एलिलिक जीन पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं, तो जब एक एलिलिक जीन पेयर मोर देन वन टाइप ऑफ फिनोटाइप्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है, तो वैसे जीन को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। और जीन के इस इफेक्ट को कहते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिज्म। लिखेंगे whenever one allelic gene pair, whenever one allelic gene pair whenever one allelic gene pair regulate more than one phenotypic effect, regulate more than one phenotypic effect, more than one phenotypic effect. हाँ भाई, whenever one allelic gene pair regulate more than one phenotypic effect, then it is known as pleiotropism. Then it is known as क्या? Then it is known as pleiotropism. क्या? Then it is known as pleiotropism. Then it is known as pleiotropism, and such gene is called pleiotropic gene. क्या? And such gene called pleiotropic gene. क्या? प्लियोट्रॉपिक जीन। तो प्लियोट्रॉपिक जीन के इफेक्ट को कहते हैं प्लियोट्रॉपिज्म। क्या कहते हैं? प्लियोट्रॉपिज्म। क्लियर है? प्लियोट्रॉपिक जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट शो करते हैं। आपको याद रखना है क्या? मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट शो करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी दे रखा है प्लियोट्रॉपिक जीन का। कौन सा? इन पी प्लांट। पी प्लांट में अगर आपको पता है तो स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम, याद है क्या? स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम जीन। क्या? स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम जीन। ये एक जीन है जो दो कैरेक्टर को, जो दो फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, जो दो फिनोटाइपिक कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पहला ये क्या करता है? साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। क्या? साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को कंट्रोल करता है। साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को कंट्रोल करता है, यानी साइज जो होगा ना वो क्या? इंटरमीडिएट होगा, लार्ज होगा या फिर स्मॉल होगा, उसको कंट्रोल करता है कौन? साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को कंट्रोल करता है एक जीन। कौन सा? स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम जीन। कौन सा? स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम जीन। नेक्स्ट ये दूसरा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, और वो कौन से कैरेक्टर को? सीड शेप को कंट्रोल करता है। क्या? सीड शेप को कंट्रोल करता है। सीड शेप दो तरह का हो सकता है, या तो सीड का शेप राउंड हो सकता है। क्या हो सकता है? राउंड हो सकता है। या तो सीड का शेप क्या हो सकता है? रिंकल हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? रिंकल्ड हो सकता है। क्लियर है? वैसे ही साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन के पास, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन एक कैरेक्टर हुआ, और इस कैरेक्टर के पास 3 ट्रेट होता है। क्या? कितने ट्रेट होते हैं? 3 ट्रेट होते हैं। ट्रेट तो पता है ना, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं ट्रेट। जैसे कोई साइज लार्ज हो सकता है, कोई साइज स्मॉल हो सकता है,
और कोई साइज ऑफ ग्रेन क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है। क्या हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है या फिर मीडियम साइज का हो सकता है। क्लियर है। तो एक जीन है जो एक से अधिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, इसको कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। वैसे ही पी प्लांट में एक दूसरा जीन है, ठीक है, पी प्लांट में एक दूसरा जीन है। देखो ये क्या करते हैं, एक जीन है, ये सिंगल जीन, ठीक है, ये क्या कंट्रोल करता है भाई, तो ये फ्लावर कलर को कंट्रोल करता है। क्यों कंट्रोल करता है, फ्लावर कलर को कंट्रोल करता है। पी प्लांट में एक जीन है जो फ्लावर कलर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके अलावा सीड कोट कलर को कंट्रोल करता है। इसको सीड कोट कलर को कंट्रोल करता है, सीड कोट कलर को कंट्रोल करता है, इसको सीड कोट कलर को कंट्रोल करता है। और यही जीन रेड स्पॉट इन लीफ एक्साइल को भी कंट्रोल करता है। किसको, लीफ एक्साइल पे रेड स्पॉट होता है उसको कंट्रोल करता है। रेड स्पॉट ऑफ लीफ एक्साइल, क्या, लीफ एक्साइल के रेड स्पॉट को भी कंट्रोल करता है, सिंगल जीन। समझ में आ गया। तो एक जीन मोर देन वन फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को अगर कंट्रोल करता है, अफेक्ट करता है, तो वैसे जीन को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। और इस इफेक्ट को कहते हैं प्लियोट्रॉफिज्म। क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉफिज्म कहते हैं। क्लियर है। ये तो हुआ पी में। अब हम देखेंगे ड्रोसोफिला में। क्या, ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला का देखते हैं, पहले यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्लियोट्रॉपिज्म का ड्रोसोफिला में। इसमें ड्रोसोफिला में जैसे ये है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ठीक है। ड्रोसोफिला में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है, ड्रोसोफिला पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है। ड्रोसोफिला का एक सिंगल जीन, क्या, एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जैसे एक ही जीन है जो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। याद है ना, प्लियोट्रॉपिज्म को हम प्लियोट्रॉपिज्म को हम एलिलिक जीन इंटरैक्शन में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं, एलिलिक जीन इंटरैक्शन में। ड्रोसोफिला में एक जीन आई कलर को कंट्रोल करता है। यही जीन, क्या, यही जीन फिर साइज ऑफ विंग्स को कंट्रोल करता है। किसको, साइज ऑफ विंग्स को कंट्रोल करता है। किसको, साइज ऑफ विंग्स को कंट्रोल करता है। सेम जीन स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। किसको, स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंट्रोल करता है। क्लियर। सेम जीन, सिंगल जीन फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है। किसको, फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है। ये फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है। सेम जीन पोजीशन ऑफ ब्रिस्टल ऑन विंग्स को कंट्रोल करता है। क्या, पोजीशन ऑफ ब्रिस्टल्स ऑन विंग्स। विंग्स पे जो ब्रिस्टल्स होते हैं उसके पोजीशन को ये कंट्रोल करता है, सिंगल जीन। और सिंगल जीन लॉन्गेविटी को कंट्रोल करता है। किसको, लॉन्गेविटी को कंट्रोल करता है। किसको, लॉन्गेविटी को कंट्रोल करता है। लॉन्गेविटी क्या है, ये जो ड्रोसोफिला है ये कब तक फर्टाइल होगा, ये फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है, लेकिन कब तक फर्टाइल होगा ड्रोसोफिला, इसको भी कंट्रोल करता है। क्या, ड्रोसोफिला फर्टाइल होगा तो अपने लाइफ स्पेन में कब तक होगा, है ना, कितने समय तक होगा, उसको भी ये कंट्रोल करता है, एक सिंगल जीन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को या मोर देन वन कैरेक्टर्स को अगर कंट्रोल करता है तो वैसे जीन को कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या कैसे पूछा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। मान लेते हैं स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम, क्या स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम जीन इज एन एग्जांपल ऑफ, आंसर चला जाएगा प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या, प्लियोट्रॉपिक जीन। या फिर साइज ऑफ स्टार्च
स्टार्च ग्रेन, क्या साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन इज कंट्रोल्ड बाय विच टाइप ऑफ जिन। समझ में आ गया? पहला ऑप्शन मल्टीपल एलिलिक जिन, इस तरह से रहेगा। समझ में आ गया ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन प्लियोट्रोपिक जिन, तीसरा ऑप्शन इपिस्टैटिक जिन, ठीक है। चौथा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आया समझ में? तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा। तो क्या आंसर चला जाएगा भाई? प्लियोट्रोपिक जिन। देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी जा सकता है, क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी जा सकता है। याद है ना, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आपको ध्यान है कि वहां पे दिया है कि ये प्लियोट्रोपिक जिन के अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर? नेक्स्ट यहां तक आप नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट प्लियोट्रोपिज्म है ना, प्लियोट्रोपिज्म या प्लियोट्रोपिक जिन में ही एक और डिजीज आता है जिसको कहते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। क्या? फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया एक जिन के डिफेक्ट के कारण होता है, जिसके कारण मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या? मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलता है। चलो देखते हैं फिनाइल कीटोनूरिया क्या है। फिनाइल कीटोनूरिया एक डिसऑर्डर है। क्या भाई? एक डिसऑर्डर है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा बॉडी, क्या जिसमें हमारा बॉडी इसेंशियल एमिनो एसिड फिनाइल एलानिन, क्या फिनाइल एलानिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। क्या? फिनाइल एलानिन को हमारा बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है। फिनाइल एलानिन क्या है भाई? इसेंशियल एमिनो एसिड है। क्या? इसेंशियल एमिनो एसिड है। इसेंशियल एमिनो एसिड क्या है? वैसे एमिनो एसिड जिसको हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है। इसेंशियली हम उसको बाहर से लेते हैं अपने डाइट में, तो वैसे एमिनो एसिड को कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड में एक एमिनो एसिड है फिनाइल एलानिन। क्या? फिनाइल एलानिन। इस फिनाइल एलानिन का, क्या फिनाइल एलानिन का हमारा बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, जिसके कारण एक डिजीज होता है। उस डिजीज को कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या कहते हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, चलिए तो इस डिजीज का नाम लिख लेना भाई, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या कहते हैं इसको? फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसको PKU भी कहते हैं, PKU से नोट करते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें लिखिएगा इट इज अ डिसऑर्डर डिफाइंड एज, इट इज अ डिसऑर्डर, इट इज अ डिसऑर्डर डिफाइंड एज, क्या? इट इज अ डिसऑर्डर डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू मेटाबोलाइज, क्या? inability to metabolize, inability to metabolize, क्या? inability to metabolize the essential amino acid, inability to metabolize the essential amino acid, essential amino acid फिनाइल एलानिन का, फिनाइल एलानिन याद रखना, फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में डिजीज होता है, उसको कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या कहते हैं? फिनाइल कीटोन्यूरिया। बात समझना बहुत ध्यान से, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? क्या नॉर्मल कंडीशन में, यानी जब पर्सन डिजीज नहीं होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? हम प्रोटीन लेते हैं, कहां से भाई? प्रोटीन फ्रॉम फूड, फ्रॉम फूड, या फिर प्रोटीन हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड रहता है, प्रोटीन फ्रॉम मसल्स। क्या? प्रोटीन फ्रॉम मसल्स। आपको पता है ना, जब भी फिनाइल कीटोन्यूरिया आएगा तो बाहर से ही आएगा, क्योंकि ये एसेंशियल एमिनो एसिड है, इसको हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है। तो डिफरेंट प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है। क्या? डिफरेंट प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, इसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन फ्रॉम मसल्स एंड प्रोटीन फ्रॉम फूड। अगर इसका डाइजेशन होगा तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? एमिनो एसिड में। किसमें? एमिनो एसिड में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। एमिनो एसिड में बहुत तरह का एमिनो एसिड बनता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अदर एमिनो एसिड। क्या? अदर एमिनो एसिड। समझ जाएगा ना? ए एमिनो एसिड, अदर एमिनो एसिड। और एक एमिनो एसिड है जो हमको यहाँ पे देखना है, और वो है फिनाइल एलानिन। क्या है भाई? फिनाइल एलानिन,
फिनाइल एलानिन क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड है। क्या है? फिनाइल एलानिन इसेंशियल अमीनो एसिड है। फिनाइल एलानिन को फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसके प्रेजेंस में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है। फिनाइल एलानिन क्या? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इसके हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं टाइरोसिन में। किसमें? टाइरोसिन में। किसमें? टाइरोसिन में। याद रखना ये टाइरोसिन, ठीक है। ये टाइरोसिन इंपॉर्टेंट है। ये टाइरोसिन हमारे बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये टाइरोसिन मेलानिन सिंथेसिस, याद है ना, मेलानिन, जिसके कारण स्किन पिगमेंटेशन, हेयर पिगमेंटेशन, तो ये टाइरोसिन एक स्किन पिगमेंटेशन, हेयर पिगमेंटेशन, हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या? टाइरोसिन। क्या? टाइरोसिन। समझ में आ गया? तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब पर्सन को फिनाइलकीटोनुरिया नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा भाई? प्रोटीन फ्रॉम फूड या फिर हमारे मसल से जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट अमीनो एसिड हमारे सेल सिंथेसिस में चले जाते हैं, अदर फंक्शन में चले जाते हैं, लेकिन एक एंजाइम, एक प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन को फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम है, इसके प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट किया जाता है? टाइरोसिन में कन्वर्ट किया जाता है। ये टाइरोसिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या? टाइरोसिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइरोसिन का काम क्या है? तो टाइरोसिन करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिंथेसिस, मेलानिन का सिंथेसिस। समझ में आ गया? हेयर फॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, स्किन के कलर के लिए, यानी मेलानिन स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये टाइरोसिन होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में टाइरोसिन बनता है। समझ में आ गया? लेकिन अफेक्टेड कंडीशन में क्या होता है? क्या? अफेक्टेड कंडीशन में क्या होता है? देखना, इधर लिखना अफेक्टेड। अगर पर्सन अफेक्टेड है तब क्या होता है? क्या? अगर पर्सन अफेक्टेड है तब क्या होगा? अफेक्टेड पर्सन्स में क्या होता है? प्रोटीन फ्रॉम फूड, क्या? प्रोटीन फ्रॉम फूड या प्रोटीन फ्रॉम मसल्स। क्या? प्रोटीन फ्रॉम फूड या प्रोटीन फ्रॉम मसल्स को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? अमीनो एसिड में। किसमें? अमीनो एसिड में। इस अमीनो एसिड में दो तरह का अमीनो एसिड, एक बनेगा अपना फिनाइल एलानिन। क्या बनेगा? फिनाइल एलानिन, ठीक है। और एक तरफ हम लेंगे अदर अमीनो एसिड। क्या? अदर अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड होते हैं। और दूसरा होता है फिनाइल एलानिन। क्या? फिनाइल एलानिन, ये अपना इसेंशियल अमीनो एसिड है। अब इस फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन, क्या? फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? टायरोसिन में नहीं होगा। क्या? फिनाइल एलानिन का कन्वर्जन इस टायरोसिन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक एंजाइम नहीं है बॉडी में किसी कारण से, इसको कहते हैं फिनाइल, क्या कहते हैं? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम जो है ना, ये हमारे बॉडी में नहीं बन रहा है किसी कारण से। कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन रहा है। जब ये नहीं बन रहा है तो फिनाइल एलानिन का फर्दर मेटाबॉलिज्म पॉसिबल नहीं है, फर्दर इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, यानी हमारे बॉडी में एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका? ये बोलो ना, किसका? एक्यूमुलेशन ऑफ क्या? क्या? फिनाइल एलानिन। क्या? फिनाइल एलानिन। तो हमारे बॉडी में फिनाइल एलानिन का एक्यूमुलेशन हो रहा है। क्या? फिनाइल एलानिन का एक्यूमुलेशन हो रहा है। इस फिनाइल एलानिन के एक्यूमुलेशन के कारण क्या हो गया? हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट दिखेंगे, मोर देन वन इफेक्ट दिखेंगे। जैसे सबसे पहला तो एक्यूमुलेशन हुआ जिसके कारण कॉजेस क्या इफेक्ट करेगा भाई? तो पहला तो तुमको दिखेगा क्या? न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर टायरोसिन बनाने में हेल्प करता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं बना। समझ में आ गया? तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। पर्सन क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन। बोलो भाई, क्या हो जाएगा? मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। उसके अलावा
स्किन पिगमेंटेशन रिड्यूस्ड करेगा। क्या? स्किन एंड हेयर कलर रिड्यूस हो जाएगा। क्या? स्किन एंड हेयर कलर, स्किन एंड हेयर कलर रिड्यूस्ड। उसके अलावा हेयर ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाएगा। क्या? हेयर ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक इफेक्ट हुआ कि ये एंजाइम नहीं बना। आपको पता है ये एंजाइम एक जिन बना रहा होगा, समझना क्या? और एक जिन ये एंजाइम बना रहा है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, समझना क्या? तो सिंगल जिन के इफेक्ट के कारण इतने सारे इफेक्ट आपको दिख रहे हैं। कौन कौन सा भाई? मेंटल रिटार्डेशन, स्किन एंड हेयर कलर रिड्यूस हो जा रहा है, उसके अलावा हेयर ग्रोथ रिड्यूस हो रहा है, समझना क्या? तो फिनाइल कीटोनुरिया आपको याद रखना है। क्या? फिनाइल कीटोनुरिया याद रखना है। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है फिनाइल एलानिन के मेटाबॉलिज्म के लिए? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। नॉर्मल कंडीशन में फिनाइल एलानिन से क्या बनता है क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है टायरोसिन बनता है। क्या बन जाता है? टायरोसिन बनता है। आए समझ में? जब टायरोसिन नहीं बनता है तो क्या होगा? टायरोसिन नहीं बना तो मेंटल रिटार्डेशन, स्किन एंड हेयर कलर रिड्यूस्ड, स्किन एंड हेयर कलर रिड्यूस्ड, उसके अलावा हेयर ग्रोथ रिड्यूस्ड हो जाता है। समझ में आ गया? यहाँ पे स्किन एंड हेयर कलर रिड्यूस करने का मतलब है पिगमेंटेशन रिड्यूस हो रहा है। क्या? पिगमेंटेशन रिड्यूस हो रहा है, पिगमेंट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। क्लियर है? फिनाइल कीटोनुरिया समझ में आया? तो याद रखेंगे भाई, फिनाइल कीटोनुरिया में फिनाइल एलानिन एसेंशियल अमीनो एसिड है, इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जब नॉर्मल कंडीशन में फिनाइल एलानिन का मेटाबॉलिज्म होगा और ये टायरोसिन बनता है। एबनॉर्मल कंडीशन में टायरोसिन नहीं बनता है, जिसके कारण मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्लियर? यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या पढ़ेंगे? सिकल सेल एनीमिया। यहां तक नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट जो अपना एक डिजीज आता है और फिनाइल कीटोनुरिया के बाद सिकल सेल एनीमिया। क्या आता है? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग देखिएगा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? देखो आगे हम इसको पढ़ेंगे कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये कोडोमिनेंस भी शो करता है। क्या शो करता है? कोडोमिनेंस भी शो करता है। इसमें हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है? हीमोग्लोबिन अफेक्टेड हो जाता है। हीमोग्लोबिन के पास नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा चैन होता है और 2 बीटा चैन होता है। क्या? 2 अल्फा चैन होता है और 2 बीटा चैन होता है। क्लियर है? बीटा चैन में क्या? बीटा चैन में डिफेक्ट आता है। किसमें? बीटा चैन में डिफेक्ट आता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन डिफेक्टेड हो जाता है। और बीटा चैन में चेंज आने के कारण देखते हैं चेंज क्या आता है, कैसे आता है। बीटा चैन में चेंज होने के कारण हीमोग्लोबिन का आरबीसी का साइज, किसका? आरबीसी का साइज चेंज हो जाता है। किसका? आरबीसी का साइज चेंज हो जाता है। समझ में आ गया? आरबीसी के पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में चेंज आता है जिसके कारण आरबीसी का साइज और शेप चेंज हो जाता है। क्या? आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। क्लियर है? देखते हैं सिकल सेल का हो जाता है और ब्लड का कमी हो जाता है, इसलिए इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया। बस एक डिफेक्ट होता है सिकल सेल एनीमिया, समझ में आ गया? आरबीसी का साइज, आरबीसी का शेप सिकल सेल हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में जो आरबीसी होता है, क्या? नॉर्मल कंडीशन में जो आरबीसी होता है वो कैसा होता है? वो होता है बाइकॉनकेव। कैसा होता है? बाइकॉनकेव। लेकिन सिकल सेल में ये जो सिकल होता है ना, हसूली जो होता है ना, हसूली, इस सिकल सेल का हो जाता है आरबीसी। आया समझ में? तो ये है नॉर्मल आरबीसी और ये है अफेक्टेड आरबीसी, सिकल सेल का आरबीसी। है समझ में? तो इस तरह ना होके इस तरह का हो जाता है। इसमें सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का शेप क्यों होता है? क्योंकि बीटा चेन में चेंज आता है। किसमें? हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में चेंज आता है। अभी हम देखने वाले हैं कि हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में चेंज क्यों आता है, और एक चेंज के कारण मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। किसमें? प्लियोट्रोपिज्म। किसमें? प्लियोट्रोपिज्म। आया समझ में? चलिए भाई, देखिए नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है।
इधर लिखेंगे नॉर्मल कंडीशन। क्या नॉर्मल कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिन है। क्या नॉर्मल हीमोग्लोबिन, Hb मतलब हीमोग्लोबिन जिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिन, इसको हम डिनोट करते हैं HbA से। नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA, अफेक्टेड हीमोग्लोबिन HbS, याद है ना? चलो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिन, आपको पता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिन, जिन क्या होता है भाई? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होता है? फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं? जिन। और फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए के पास जैसे एक है ये डीएनए का सेगमेंट, आपको पता है ये 5' इन और ये है 3' इन। क्या 5' इन और ये 3' इन, ये इसका अपोजिट एंड होता है, ये 3' इन और ये 5' इन। और डीएनए पे नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है। डीएनए पे क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है। ये नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस प्रोटीन को बाइंड करता है। किसको बाइंड करता है? एमिनो एसिड को बाइंड करता है। प्रोटीन नहीं, एमिनो एसिड को बाइंड करता है। और बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। समझ में? चलिए, तो जिन क्या होता है? डीएनए के सेगमेंट पे नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। यही है। चलिए, तो इस पे बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस है। कौन सा जिन है? ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिन है। क्या है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिन है, यानी HbA जिन है। क्लियर? यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस होता है, यहाँ पे गुएनिन, गुएनिन पता है ना? नाइट्रोजनस बेस गुएनिन, यहाँ पे होता है एडेनिन और यहाँ पे होता है गुएनिन। क्लियर है? GAG। नॉर्मल कंडीशन में 3 नाइट्रोजनस बेस मिलके एक एमिनो एसिड को कोड करता है। समझ में आया? आगे हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे ये कोडोन का टेक्नोलॉजी है, मतलब कैसे किस मेथड से 3 नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस मिलके एक कोडोन को बनाते हैं। अभी बस आप ध्यान रखिए कि इस नाइट्रोजनस इस डीएनए के सेगमेंट पे ये नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस GAG रहता है। G का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? ग्वेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? साइटोसिन। क्या? साइटोसिन। और एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन और ग्वेनिन का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन। ये तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए। कौन से प्रोसेस से? ट्रांसक्रिप्शन से। कैसे? ट्रांसक्रिप्शन से। तो ये बन गया आरएनए। ये हो गया 5' इन और ये हो गया 3' इन। क्या? 3' इन और 5' इन। यहाँ पे हो गया G, यहाँ पे हो गया मेरा A और यहाँ पे हो गया G। ये अब प्रोटीन फॉर्मेशन यानी ट्रांसलेशन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ट्रांसलेशन में जाएगा। कहां पे जाएगा? ट्रांसलेशन में जाएगा और प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। ये हो गया आरएनए। इसको कहते हैं mRNA। क्या कहते हैं? mRNA। और ये क्या बनाएगा भाई? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। डिफरेंट देखो, इधर भी बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है, इधर भी बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है। हम बस एक कोडोन को ले रहे हैं, मतलब हमको जिससे बस काम है अभी वो वाला एक सेगमेंट ले रहे हैं। समझ में आ गया? 3 ही नाइट्रोजनस बेस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर 3 नाइट्रोजनस बेस, क्या 3 नाइट्रोजनस बेस मिलकर एक कोडोन बनाता है और एक कोडोन से एक एमिनो एसिड बाइंड होता है। क्लियर है? चलिए, तो इस कोडोन के कारण क्या, इस कोडोन के कारण ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं ना, क्या ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल में एक एमिनो एसिड इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लूटामिक एसिड यानी GAG। नॉर्मल कंडीशन में GAG वाला जो कोडोन है ये किसको कोड करता है? ग्लूटामिक एसिड को। किसको? ग्लूटामिक एसिड को। यानी अगर हीमोग्लोबिन के बीटा चेन पे ग्लूटामिक एसिड अगर बन रहा है तो नॉर्मल आरबीसी का शेप होगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन विद नॉर्मल बीटा चेन। नॉर्मल हीमोग्लोबिन विद नॉर्मल हीमोग्लोबिन, Hb मतलब हीमोग्लोबिन विद नॉर्मल बीटा चेन। नॉर्मल बीटा चेन आया समझ में? ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन का बात। अब हम देखते हैं अफेक्टेड कंडीशन में क्या होगा। क्या अफेक्टेड कंडीशन में क्या होगा? तो यहां पे आ जाएंगे अफेक्टेड कंडीशन। क्या भाई? अफेक्टेड कंडीशन में क्या होगा? अफेक्टेड कंडीशन में ये जो हीमोग्लोबिन जिन है, क्या हीमोग्लोबिन जिन है, ये अफेक्टेड हो गया यानी HbS। याद है? HbS। ये अफेक्टेड होता कैसे है? क्या अफेक्टेड होता कैसे है? ये अफेक्टेड होता है पॉइंट म्यूटेशन से। कैसे? पॉइंट म्यूटेशन से। देखो ये जो डीएनए है ना, डीएनए में होता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या पॉइंट म्यूटेशन? म्यूटेशन क्या है? पॉइंट म्यूटेशन।
बोलो ना, म्यूटेशन क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन क्या है? जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। इतना तो पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन क्या है? ये जो डीएनए है ना, डीएनए का जो सीक्वेंस है GAG या CTC, ये डीएनए पे नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है। ये कुछ भी हो सकता है, GAG, CTC, GGAA, इस तरह से। आपको पता है ना, 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में। कौन कौन से? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। कौन कौन सा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। आरएनए में भी 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन सा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन नहीं होता है आरएनए में। क्या होता है? थाइमिन नहीं होता है। क्या होता है? बोलो ना, यूरेसिल होता है। तो ये है आरएनए का नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस और ये है डीएनए का नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस। इतना पता है? चलो, म्यूटेशन क्या होता है? हम क्या बता रहे हैं अभी? सिंपल तरीके से जितना भी समझ में आ जाएगा उतना ही। म्यूटेशन क्या होता है? आगे म्यूटेशन को पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी समझिए म्यूटेशन क्या होता है। ये डीएनए पे नाइट्रोजनस बेस का जो सीक्वेंस होता है ना, डीएनए पे नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस चेंज अगर हो जाता है किसी कारण से, क्या चेंज हो जाता है, तो इस चेंज को नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में जो अल्टरेशन हो जाता है, नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस में जो चेंज आता है, इसी चेंज को कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। आया समझ में? चलो, तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलता है। पॉइंट म्यूटेशन कहने का मतलब है सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस का, सिर्फ एक पॉइंट यानी सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज देखने को मिल रहा है। और वो भी कैसा चेंज? ट्रांसवर्सन। कैसा? ट्रांसवर्सन। यानी ये जो डीएनए है ना, डीएनए का मॉलिक्यूल, क्या ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिन में, क्या नॉर्मल हीमोग्लोबिन जिन में GAG जो नाइट्रोजनस बेस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपका है, मेरा है, तो हम सब में इस तरह का बेस सीक्वेंस है GAG CTC। आया समझ में? लेकिन किसी को अगर सिकल सेल एनीमिया है तो किसका कारण क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में भी कैसा? ट्रांसवर्सन। कैसा? ट्रांसवर्सन। इसमें होता क्या है? इसमें देखो, ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये हो गया अपना 5' और ये हो गया 3'। यहाँ पे जो गुआनिन है, एडेनिन है और गुआनिन है, तो यहाँ पे एडेनिन की जगह ये ट्रांसवर्सन हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसवर्सन हो जाता है। यानी T के जगह A आ जाता है और A की जगह T चला जाता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा T। क्या हो जाएगा यहाँ पे? T। ये हो गया ट्रांसवर्सन। और यहाँ पे आ जाएगा A। देखो, A था यहाँ पे और ये ट्रांसवर्स कर गया। समझ में आ गया? तो A आ गया अब यहाँ पे और T चला गया वहां पे। इस तरह के म्यूटेशन को, जो नाइट्रोजनस बेस में म्यूटेशन हो रहा है, इस तरह के म्यूटेशन को कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, या इसको कहते हैं ट्रांसवर्सन। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सन। क्लियर है? जैसे आप सुन रहे हैं ना, कोरोना में चेंज आ गया। क्या? कोरोना में चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन कहने का मतलब है कोरोना एक आरएनए वायरस है। क्या है? कोरोना एक आरएनए वायरस है। ये आरएनए वायरस है। मान लेते हैं कि जो नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है कोरोना के आरएनए वायरस में ATCGAAA ऐसे करके है। किसी कारण से क्या हो गया? G की जगह A की जगह G हो गया, नाइट्रोजनस बेस में चेंज हो गया, म्यूटेशन। समझ में आ गया? उसका पूरा केमिस्ट्री ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता है जैसा आरएनए होगा वैसा प्रोटीन होगा। ऐसा समझ में? चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे किसी कारण से डीएनए में पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि T की जगह A और A की जगह यहाँ पे T हो जाएगा, बाकी सब तो सेम है। गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन, गुआनिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन। अब इसके कारण क्या होगा? क्या इसके कारण जो mRNA बनेगा, क्या बनेगा? mRNA बनेगा ना, वो कैसा mRNA बनेगा? GAG वाला तो नहीं बनेगा। क्या बनेगा? GUG वाला बनेगा। क्या? GUG वाला बनेगा। ये 5' और ये 3'। क्या? 5' और ये 3'। आया समझ में? तो GUG। अब ये जो GUG है ना, ये ग्लूटामिक एसिड को कोड नहीं करता है। क्या? ग्लूटामिक एसिड को कोड नहीं करता है। किसको कोड करता है? वैलिन को कोड करता है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, mRNA आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। और ये करता है ग्लूटामिक एसिड नहीं, वैलिन को कोड करता है। क्या? वैलिन को कोड करता है। ये प्रोटीन हो गया जो वैलिन को कोड करता है। ये प्रोटीन हो गया जो वैलिन को कोड करता है। वैलिन के कारण क्या होगा? एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन। क्या?
abnormal hemoglobin, abnormal hemoglobin with abnormal beta chain, with abnormal beta chain, abnormal hemoglobin with abnormal बीटा चेन। आया समझ में? इस एबनॉर्मल बीटा चेन के कारण आरबीसी का जो शेप है वो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, सिकल शेप्ड का हो जाएगा। क्या? सिकल शेप्ड का हो जाएगा। क्लियर? तो नॉर्मल में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का क्या, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का बीटा चेन में चेंज हुआ, यानी बीटा चेन, आप देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि सिकल सेल एनीमिया में, क्या सिकल सेल एनीमिया में जो एबनॉर्मलिटी आता है वो हीमोग्लोबिन के अल्फा चेन में आता है या हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में आता है? आपको जवाब देना है हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में आता है। क्या? हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में आता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बीटा चेन के कारण, क्या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बीटा चेन के कारण क्या क्या होता है? तो सबसे पहला आरबीसी का शेप सिकल शेप्ड का हो जाता है। क्या? आरबीसी का शेप सिकल शेप्ड का हो जाता है। दूसरा, सिकल सेल क्राइसिस देखने को मिलता है। क्या? सिकल सेल क्राइसिस देखने को मिलता है। सिकल सेल क्राइसिस क्या है? नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी का शेप ये है और सिकल सेल तो ये है, यानी सिकल सेल क्राइसिस, सिकल शेप्ड आरबीसी के कारण, क्या सिकल शेप्ड आरबीसी के कारण जो टिश्यू है ना, टिश्यू बॉडी का जो टिश्यू है उसको ऑक्सीजन जितना सप्लाई होना चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट जितना सप्लाई होना चाहिए उतना सप्लाई नहीं हो पाता है, यानी ऑक्सीजन का क्राइसिस हो जाता है। क्या? ऑक्सीजन का क्राइसिस होता है टिश्यू को। इसी क्राइसिस को कहते हैं सिकल सेल क्राइसिस। क्या कहते हैं? सिकल सेल क्राइसिस। आया समझ में? उसके अलावा बोन मैरो इनलार्जमेंट हो जाता है। क्या? बोन मैरो इनलार्जमेंट हो जाता है, कार्डियक डायलेशन हो जाता है। क्या? बोन मैरो इनलार्जमेंट एंड कार्डियक डायलेशन। उसके अलावा एक और बेनिफिट भी देखने को मिलता है, अफ्रीकन कंट्री में सिकल सेल एनीमिया ज्यादा है। ठीक है, ऐसा भी माना जाता है कि अफ्रीकन कंट्री के लिए एक एडवांटेज भी है क्योंकि वहां पे मलेरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अफ्रीकन कंट्री में सिकल सेल एनीमिया ज्यादा होता है, तो सिकल सेल एनीमिया क्या करता है ना, आरबीसी का शेप चेंज हो गया। अब जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो इसके लिए इसमें आसानी से अपना नंबर्स ग्रो करते हैं, लेकिन इस शेप में सिकल सेप्ड आरबीसी में अपना नंबर्स या मल्टीप्लाई ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है जिस पर्सन को, उसको कभी मलेरिया नहीं हो सकता है। क्या? मलेरिया नहीं हो सकता है। तो सिकल सेल एनीमिया मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्या? मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा पर्सन को एनीमिया हो जाएगा। क्या? क्योंकि आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। आरबीसी का नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और आरबीसी के नंबर्स कम होने के कारण पर्सन को क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। तो एक चेंज आया, सिंपल देखो, एक चेंज आया, बस एक म्यूटेशन देखने को मिला, और इस एक जीन में चेंज होने के कारण मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिला। आया समझ में? डिजीज का नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या? सिकल सेल एनीमिया। पर्सन कंप्लीट एनीमिक तभी दिखेगा जब होमोजाइगस होगा, यानी HbS इस कंडीशन में, ध्यान है ना। तो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, लेकिन ये प्लियोट्रोपिज्म को भी शो करता है। एक चेंज के कारण मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात आता है कि सर इसका जो ये जो जीन है, क्या सिकल सेल एनीमिया का जो जीन है वो कौन से क्रोमोसोम पे रहता है? क्या कौन से क्रोमोसोम पे रहता है? तो ये जीन रहता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे। किस पे? क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये जीन रहता है। क्लियर? यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो यहां पे आगे लिखेगा, ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन विद एबनॉर्मल बीटा चेन, ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन विद एबनॉर्मल बीटा चेन, एबनॉर्मल बीटा चेन, ड्यू टू एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन विद एबनॉर्मल बीटा चेन। पहला तो इफेक्ट देखने को मिलता है सिकल शेप्ड आरबीसी। क्या? सिकल शेप्ड आरबीसी, सिकल शेप्ड आरबीसी। दूसरा सिकल सेल क्राइसिस। क्या? सिकल सेल क्राइसिस।
क्या देखने को मिलता है? सिकल सेल क्राइसिस। सिकल सेल क्राइसिस क्या है? पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स टिश्यू। क्या है? पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स टिश्यू। पुअर ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड्स टिश्यू। नेक्स्ट, बोन मैरो इनलार्जमेंट। बोन मैरो enlargement and cardiac dilation बोन मैरो enlargement and cardiac dilation। उसके अलावा एक एडवांटेज है, ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है मलेरिया पैरासाइट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे रेजिस्टेंट अगेंस्ट क्या? मलेरियल पैरासाइट। ये इंपॉर्टेंट है ना। सिकल सेल एनीमिया क्या किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? जाता है मलेरियल पैरासाइट के अगेंस्ट। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। रिड्यूस्ड नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का नंबर जब कम हो जाता है तो खून का कमी इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। बोलो भाई, क्लियर है? तो ये है सिकल सेल एनीमिया का इतना सारा इफेक्ट देखने को मिलता है। चेंज होता है बीटा चेन में, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में। ग्लूटामिक एसिड की जगह जब वैलिन बनने लगता है तब। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड बनता है, ऐसा क्या होता है जिसके कारण सिकल सेल एनीमिया मतलब आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है? तो आपको जवाब देना है ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन का फॉर्मेशन होता है। क्या? ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या है? पॉइंट म्यूटेशन। कैसा क्या कारण है? पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में भी क्या? ट्रांसवर्सन। क्या? पॉइंट म्यूटेशन में ट्रांसवर्सन। क्लियर है? चलिए, तो आज यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया तक। ये अभी तक अपना क्या चल रहा था? एलिलिक जिन इंटरैक्शन। क्या चल रहा था? एलिलिक जिन इंटरैक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नॉन एलिलिक जिन इंटरैक्शन। क्लियर? नॉन एलिलिक जिन इंटरैक्शन। आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी से आपको पूरा पढ़ते रहना है, ठीक है? बायो में आपको पता है एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी पे आपका कमांड बिल्कुल सही रहना चाहिए, जिससे आपको बोर्ड में भी बहुत हेल्प मिलेगा और नीट में भी बहुत हेल्प मिलेगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।